चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये स्टार्ट करते हैं 24 से, सॉरी 23 से। 23 में दे रखा है कि एक फोर्स है 98 न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 23 देखो कि एक 98 न्यूटन का फोर्स जो है, ठीक है, वो एक बॉडी पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस पे 28 न्यूटन का फोर्स जरूरी है। किस चीज के लिए? तो इस बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है। और इस बॉडी का जो मास दे रखा है वो m दे रखा है 100 kg के बराबर। इस बॉडी का मास कितना दे रखा है? 100 kg के बराबर। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। चलो यहाँ से देखो 98 न्यूटन है, तो यहाँ से देखो, अच्छा 98 दे रखा है ना, 98 न्यूटन दे रखा है। तो देखो यार ये F इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? तो F लिमिटिंग के बराबर। तो F इक्वल्स टू किसके बराबर? 98 इक्वल्स टू म्यू इनटू n के बराबर आएगा, यही। तो 98 इक्वल्स टू कितना? तो म्यू इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? तो म्यू इक्वल्स टू 98 अपॉन कितना हो जाएगा? तो 100 kg का मास है, 100 kg का मास दे रखा है, यानी ये किसके बराबर होगा? तो 1000 न्यूटन। यहां से निकाल लेना, अपना सॉल्व हो जाएगा। 0 पॉइंट ये लगभग आ रहा है कितना? 0.098 के बराबर। तो इसको उन्होंने ले लिया है 0.1 के बराबर, ठीक है। चलो इसके बाद है 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा ही लिख दूंगा। यहाँ पे दे रखा है इन द फिगर शोन अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन। ये एक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, एक ब्लॉक रख रखा है इनने, और ये दे रखा है इसका वेट 10 न्यूटन है। वेट किसके बराबर है? तो 10 न्यूटन के बराबर इसका वेट दिया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 न्यूटन है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट रिपीट कर दे। देखो यार यहाँ पे ये पार्ट में दे रखा है अपने पास 98 न्यूटन का ये ब्लॉक है, ठीक है। एम मास का एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 100 kg। इस पे 98 न्यूटन फोर्स की जरूरत है हमें इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो यार एक बात देखो, जो फोर्स लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो F इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया? F लिमिटिंग 98 इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू इक्वल्स टू कितना आएगा? 98 अपॉन एन की वैल्यू किसके बराबर? 1000 न्यूटन, जो mg के बराबर होगा। यहाँ जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, n इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से ये वैल्यू आई है, उसको राउंड ऑफ करके उन्होंने डी ऑप्शन 0.1 आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक बॉडी, एक ब्लॉक है जिसका वेट दे रखा है इनने 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू एस इक्वल्स टू 0.4 के बराबर, ठीक है। और यहां से दे रखा है कि अ फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बात समझो कि इस ब्लॉक के ऊपर जो 3.5 न्यूटन का एक फोर्स लगाएंगे अगर, तो ये इसको यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है? इसको यूनिफॉर्म मोशन में रख सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी इस पर्टिकुलर फोर्स पे जो F इक्वल्स टू अगर 3.5 न्यूटन अगर रहा, तो ये फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। क्योंकि अगर मान लो ये एक्सेलरेटेड नहीं है, तो यानी इस पे 3.5 न्यूटन के डायरेक्ट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो ये जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि 3.5 न्यूटन के बराबर मूव कर रहा है, यानी ये जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, देन द ब्लॉक विल बी। एक बात सोचो, हमें ये चीज पता चल गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 3.5 न्यूटन के बराबर है। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 3.5 न्यूटन के बराबर है। तभी ये क्या हो पाएगा? इस पर्टिकुलर फोर्स पे वो मूव तो करेगा लेकिन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल स्टार्ट होने के जस्ट बाद देखो होगा क्या कि हम लोग करेंगे कि 3.5 से जस्ट बाद पहले थोड़ा सा बड़ा फोर्स लगा करके
लगभग ऐसा मान लो 3.5000001 लगा दो, उसके बाद 3.5 कंटिन्यू रखो। तो ये 3.5 पे अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। हाँ, अप्लाइड फोर्स 3.5, ठीक है, अप्लाइड फोर्स 3.5 न्यूटन जब हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो यार मान लो ये क्या रहेगा कि उससे थोड़ा सा जस्ट ज्यादा लगा करके वो मूव करा देगा, उसके बाद की ये बात हो रही है कि ये 3.5 के केस में अगर हम 3.5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नहीं, एफ अगर 4 होगा तो उस केस में देखो, अगर एफ इक्वल्स टू 4 न्यूटन, मान लो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर 4 न्यूटन होता, तो उस केस में सोचो क्या होगा कि जैसे ही तुमने मान लो थोड़ा सा ज्यादा 3.5 से ज्यादा फोर्स लगा के उसको मूव करा दिया, उसके बाद अगर फिर से तुमने 3.5 न्यूटन फोर्स लगाया और अगर इधर की तरफ 4 न्यूटन लग रहा होगा तो ये धीरे धीरे डिसलरेट हो जाएगा, ये धीरे धीरे डिसलरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, नहीं, अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो मूव नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है कि अगर आप अप्लाइड फोर्स, सपोज ये 6 न्यूटन है, आप 3.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो अप्लाइड फोर्स, सॉरी, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी 3.5 न्यूटन के बराबर लगेगा और ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, एडजस्टिंग फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो देखो यार, ये 3.5 न्यूटन इधर लगा और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 3.5 न्यूटन के बराबर। यहां से हमें यही पता चल रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3.5। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मान लो अगर हमने इस ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक देन ब्लॉक विल, तो ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। कि इसके बाद ये जो आएगा अपने पास, पहला ऑप्शन दे रखा है मूव ओवर द सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मूव हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन ओवर द सरफेस, यार एक बार सोचो कि 3 न्यूटन इधर लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे 3.5 न्यूटन लग सकता है, तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा अपना कि दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, ये जो ब्लॉक होगा वो मूव नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। बिल्कुल, ये आराम आराम से मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले ध्यान से समझ लेना, उसके बाद जहां डाउट हो ना वो चीज पूछना आप लोग, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा देख, चलो यहाँ से देखो, एक बार मैं देख रहा हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो यार, सवाल क्या बोल रखा है, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, 10 न्यूटन इसका वेट है। अब इसके बाद 3.5 न्यूटन का जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा पा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, इसका एक्सेलरेशन 0 है। और ये तभी होगा जब नेट फोर्स क्या हो, 0, और नेट फोर्स 0 होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 3.5 न्यूटन है, ठीक है, लिमिटिंग 3.5 न्यूटन हो गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम 3 न्यूटन अप्लाई करते तो क्या होता, तो 3 न्यूटन अप्लाई करोगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन 3.5 पॉसिबल है, तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन ही लगेगा और वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। चलो यार, किसी ने एक बहुत लंबा सर अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के इक्वल है तब भी वो रेस्ट पे रहेगा, सर अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है तो हाँ रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसमें स्टार्टिंग में जो मूव कराया गया ना, तो वो ऐसे मूव कराया जा रहा है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करके हमने इसको मूव करा दिया, और जैसे ही मूव करने लगा तो मैं एग्जैक्टली 3.5 न्यूटन फोर्स कंटिन्यू रख रहा हूँ उसके बाद लगाना, जिससे कि ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड भी नहीं रह रहा है और ये नेट फोर्स 0 रह रहा है, उसके कारण एक्सेलरेशन अपना क्या जाना, हाँ टेंडेंसी नहीं, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और मूव करना एक बार जैसे ही स्टार्ट कर दिया तो आप 3.5 न्यूटन लगाओ, वो आराम से मूव करता रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, एक एक करके, बिल्कुल भले थोड़ा कम सवाल हो लेकिन समझ लेना अपने को। पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको जहां डाउट हो ना वो चीज बोलना, क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ेगा मैसेज, इसमें थोड़ा दूर हो है जो चैट बॉक्स है, ठीक है ना।
तो आप एक बार पहले समझ लेना, उसमें जहां डाउट हो आप एक बार रखना, फिर मैं एक साथ सबके रिप्लाई कर दूंगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये दो ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, किस तरह से अरेंज किया हुआ है ये चीज देखो। तो एक ब्लॉक ए है और यहाँ पे पुली से हमने क्या कर रखा है कि एक दूसरा ब्लॉक भी कनेक्ट कर रखा है। ये ब्लॉक मैंने ले लिया, इसका नाम दे रखा है बी। पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है और मास जो ए का जो मास है वो 10 kg दे रखा है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जो दे रखा है वो म्यू इक्वल्स टू दे रखा है 0.2 के बराबर। म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है उसमें 0.2। तो हमें पूछा गया है द मिनिमम मास ऑफ बी टू स्टार्ट द मोशन विल बी, ठीक है ना, इसका मास क्या होगा ताकि ये मूव करना शुरू हो जाए। ध्यान से बिल्कुल ढंग से समझो, जिसको आता है वो चुपचाप बैठना बेटा। यहां से देखो, अगर ये इसको मूव कराना है तो ये इस पे जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा ए के लिए, एफ लिमिटिंग जो होना चाहिए वो इस टेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार देखो, ये इस पे जो टेंशन टी होना चाहिए वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, तो म्यू इंटू एन के बराबर, और म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू नॉर्मल कितना है 100, वही अपने पास mg के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा 20 न्यूटन। यानी एक बात सोचो कि इस पे टेंशन कितना होना चाहिए 20 न्यूटन। जस्ट मूव का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, इससे ज्यादा हो सकता है, हमें मिनिमम पूछा है तो जस्ट हम लोग इक्वलिटी वाला कंडीशन लेंगे कि जब दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहां से देखो, और ये जो टेंशन टी होना चाहिए वो इस mg के बराबर होना चाहिए। तो t इक्वल्स टू mg, m कौन सा मास ऑफ b, और ये किसके बराबर है 20 न्यूटन। यहां से आपको मास की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, जस्ट मूव और ये टेंडेंसी वही रहेगा, दोनों लिमिटिंग केस में ही रहता है, ठीक है। चलो इसी तरीके से जो आपका पहले सॉल्व कर लेने दो, ठीक है, फिर एक एक करके देखेंगे सबका डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे एक ब्लॉक ए है जिसका मास दे रखा है हमें 100 kg, ठीक है। यहाँ पे पहले ये सिस्टम कुछ ऐसा दे रखा है कि ये एक ब्लॉक बी है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है ए, ठीक है। इस ब्लॉक जो है इसका मास दे रखा है 100 kg के बराबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ वॉल टाइप का कनेक्टेड है, ये वॉल हो गया, ये इधर की तरफ ऐसा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और मास ऑफ ए जो दे रखा है वो दे रखा है 100 kg के बराबर। मास ऑफ ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 kg, और मास ऑफ बी जो दे रखा है वो दे रखा है 200 kg के बराबर, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद हम समझते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2। इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 के बराबर, और यहां पे दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 के बराबर। तो हमें ये पूछा गया है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मूविंग बी। हमें ये चाहिए कि मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए ताकि बी जो हो वो मूव करना शुरू हो जाए। देखो यार, इसको ध्यान से देखना, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, अपने को बिल्कुल ढंग से देखना। अपने यहाँ से देखो, क्या ये ए ब्लॉक मूव कर सकता है? नहीं, ये जो ए ब्लॉक है वो मूव नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर बी अगर मूव कर रहा है, बी अगर मूव कर रहा है, सोचो तो इसको ए वाले पे स्लाइड करना पड़ेगा। ए वाले पे स्लाइड, जैसे मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, अगर ये बी मूव करेगा तो ए और बी के बीच में स्लिपिंग होगी, और जब स्लिपिंग होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। तो बी का हम एफबीडी बनाते हैं, बी का एफबीडी बनाएं तो देखो यार, इस बी का एफबीडी इधर की तरफ एक एफ फोर्स चाहिए जिससे कि वो बी ब्लॉक जो है वो मूव कर रहे, ठीक है। अगर ए के और बी के बीच स्लिपिंग हो रहा है, ए रेस्ट पे, बी ऐसे स्लिप कर रहा है, तो बी पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इनटू इसका नॉर्मल। तो ये किसके बराबर होगा,
तो म्यू इंटू नॉर्मल, और ये म्यू की वैल्यू किसके बराबर, तो 0.2 इंटू जो ए का जो नॉर्मल होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी रुक जाओ, अभी देखते जाओ। नॉर्मल ए का कितना होगा, तो 100 केजी का ब्लॉक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इंटू 1000 केजी, सॉरी 1000 न्यूटन, कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 200 न्यूटन के बराबर। जो पीछे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, 200। एक और चीज देखो, ये जो बी है वो भी इधर की तरफ स्लाइड करेगा, बी इधर की तरफ अगर स्लाइड कर रहा है तो ये जो सरफेस है वो भी रफ है, तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, तो म्यू इंटू ये नॉर्मल। अब यहां से देखो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3 इंटू नॉर्मल जो आएगा वो नॉर्मल इस वाले ब्लॉक पे इन दोनों के मास के कारण लगेगा, तो कितना लगेगा, तो 100 केजी ऊपर और 200 केजी नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 3000 न्यूटन, यानी बेसिकली ये कितना आएगा, 900 न्यूटन के बराबर। यानी इस ब्लॉक पे पीछे के डायरेक्शन में 1100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1100 न्यूटन। क्या ये बताओ, क्लियर, हाँ या ना, ये बताओ भाई, क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से सॉल्व देखेंगे, सारा सॉल्व हो जाएगा अपना, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। बिल्कुल आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि समझ आता जाए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद है 24, 25, 6, 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट, ये कुछ एक इस तरह का ब्लॉक दे रखा है। पहले यहाँ पे कुछ ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। म्यू की वैल्यू जो यहां दे रखी है वो दे रखा है 1/2√3 के बराबर। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2√3। हमें ये पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। मास इसका दे रखा है √3 kg के बराबर, ठीक है। एक बात सोचो कि ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, ब्लॉक को अगर मूव नहीं कराना है तो ब्लॉक का, यहां से देखो इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम लोग बात करें, एफबीडी अगर बनाए थोड़ा ठीक से कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में अगर बनाए तो इस पे क्या लगेगा, तो देखो एक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इधर नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, और एक फोर्स इधर के डायरेक्शन में। यहां से देखो दो कंपोनेंट आएंगे, एक इसका नीचे के डायरेक्शन में और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कितना आएगा, F cos 60, F cos 60 डिग्री, ये आएगा F sin 60 डिग्री के बराबर, F sin 60 डिग्री। उसके बाद और कौन सा फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल और नीचे के डायरेक्शन में एक mg फोर्स लगेगा, बस यही सारा एफबीडी होगा। अब एक बात सोचो, अगर मूव नहीं करना है तो क्या होना चाहिए कि जो f की लिमिटिंग वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F cos 60 डिग्री। बस यही लॉजिक है कि जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा F cos 60 से ज्यादा होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा म्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F cos 60 डिग्री। चलो भाई आगे देखते हैं अपन, एन की वैल्यू निकालनी है। हाँ एफ का दोनों कंपोनेंट लेना है, बिल्कुल। यहां से देखो अगर वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं इस बॉडी का, तो क्या आएगा, तो एन इक्वल्स टू क्या आएगा, एम जी, और ये भी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा, एफ साइन 60 डिग्री। बस यहां से नॉर्मल आया, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करो, म्यू दे रखा है, वहां से एफ की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ।
कंफ्यूजन हो गई बिल्कुल। यहाँ से देखो इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट हम ढंग से नहीं सीखे हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, समझो इससे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट आगे की तरफ, एक कंपोनेंट नीचे आया एक आगे की तरफ आ गया, ठीक है। ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, बस यही फोर्स है। अब जब ये जो फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लगेगा वो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और अगर मूव नहीं करना चाहता ये ब्लॉक तो उसके लिए ये जो फोर्स होना चाहिए वो इससे या तो कम या बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए लिमिटिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F cos 60। उसके बाद लिमिटिंग फोर्स म्यू इनटू n, और यहां से वर्टिकल वाले से नॉर्मल निकाल लिया अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29। कि एक कार है जो कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से। एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू के बराबर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। तो अब अगर ये मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पीछे के डायरेक्शन में होगा और वो किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ म्यू इनटू जी के बराबर। कितना लगेगा, तो माइनस ऑफ म्यू इनटू जी के बराबर। तो बस ये मान लेते हैं कि कितनी दूर में जा करके ये रुक रहा है। ये मान लो रुक गया, यानी वेलोसिटी 0। कितनी दूर में, x डिस्टेंस में रुक जाएगा। तो चलो भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर यानी v0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू म्यू इंटू जी इंटू एक्स। बस यहां से सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। एक्सेलरेशन कैसे आई, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो, जब ये स्लाइड करेगा पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, तो म्यू इंटू एन, और नॉर्मल यहाँ पे कितना, म्यू इंटू एम जी के बराबर। और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो म्यू इंटू एम जी अपॉन कितना, तो एम के बराबर। बस यही आएगा। समझ आए ये चीज। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि एक 500 केजी का जो हॉर्स है वो एक पुल कर रहा है एक कार्ट को। ये एक कार्ट है, ठीक है, और इस कार्ट को पुल कर रहा है एक हॉर्स, ठीक है भाई। इस कार्ट का जो मास है वो दे रखा है 1500 केजी के बराबर, ठीक है। और इसको पुल कर रहा है एक हॉर्स, और जिसका मास कितना है, ये मान लो हॉर्स है इस जगह पे, और इसका मास कितना दे रखा है 500 केजी के बराबर। ये दे रखा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 0.2 के बराबर। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हॉर्स इस पे, सही बात है, एक एफ फोर्स इधर लगाएगा, इसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। ये मान लो एफ की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इंटू एम जी के बराबर। तो म्यू 0.2 इंटू 1500 इंटू कितना 10, यही फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब बस यहां से देख लो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक एफ फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू 1500 इंटू ए की वैल्यू 1। बस यहां से हमें क्या निकालना है, कैपिटल एफ की वैल्यू निकल जाएगी। हो जाएगा ये, अब समझ आया। चलो अब एक काम करो, 31 से 35 के बीच का डाउट बोलो। हॉर्स का मास बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है बेटा। मैं सॉल्व करके अभी दिखा देता हूँ। चलो यहां से देखो अब एक बार, एफ की वैल्यू दिया हुआ है एफ माइनस एम की, ये किसके बराबर आएगा, 3000 इक्वल्स टू 1500 के बराबर। एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा
4500 के बराबर। अच्छा अच्छा, एक भी आंसर नहीं आ रहा इसमें। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने? 1500 इंटू, एक मिनट बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। A 500 kg horse pulls a cart of mass this one along a level road with an acceleration. Coefficient of sliding friction दे रखा है। If the force exerted by the horse, then the force exerted by horse in forward direction. आंसर क्या दे रखा है इसका? आंसर 6000 दे रखा है। एक मिनट रुक जाओ, देखो सवाल ये जो है ना, एक मिनट रुक जाओ बेटा, कोई गलती नहीं हुई है। यहां से देखो, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स हमने निकाला है वो किस पे निकाला है? कार्ट पे निकाला है। देखो सवाल में सॉल्व करने में कोई गलती नहीं हुई है। ये जो फोर्स है वो कार्ट के ऊपर है। ये फोर्स किसके ऊपर है? कार्ट के ऊपर है। सवाल ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि वो जो हॉर्स जो है वो अपने आप पे कितना फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो अपने पास, एक बात सोचो जरा, एक बात ऐसे देखो, सवाल अभी सॉल्यूशन में कोई गलत नहीं है। ये जो फोर्स है ना वो सिर्फ कार्ट पे है। वो हमें हॉर्स जो है वो टोटल फोर्स पूछा जा रहा है कि हॉर्स जो है वो टोटल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। समझो एक चीज, एक बात को समझो। जैसे मान लो मैं एक ब्लॉक ऐसे ले जा रहा हूँ, यहां से ये खींच रहा हूँ अपने पास, और ये इधर कुछ एक्सेलरेशन से मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। एक बात सोचो कि मान लो अपने पास ये जो है, ये मैं अगर अकेला दौड़ता, मैं अगर अकेला दौड़ता तो मैं केवल अपने ऊपर फोर्स लगाता। लेकिन अब क्या है, तो मैं अपने ऊपर भी लगाऊंगा और इस ब्लॉक के ऊपर भी लगाऊंगा। दोनों चीजों में अंतर समझ लो बेटा। यहाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि पहले अगर मान लो एक इंसान जो है वो अगर खुद से अब केवल अकेले दौड़ता तो वो अपने ऊपर केवल फोर्स एक्सर्ट करता। लेकिन ये आदमी जो है अगर मान लो अपने साथ साथ किसी ब्लॉक को भी खींचे तो क्या करेगा वो? यार एक बात बताइए, कौन है भाई? यार रुक जाओ, पहले एक बात देखो, ये आदमी जो है जब एक ब्लॉक को खींचेगा तो ये ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा। तो उस केस में सोचो, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा या उतना ही फोर्स लगाता अपने ऊपर? एक बात समझो, ऐसे चीज को थोड़ा अंतर समझ आएगा दोनों में। मैं सवाल ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग का आंसर आ जाएगा, खुश हो जाओगे, फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो भी थोड़ा ढंग से समझ लो, सवाल का मतलब क्या है एग्जैक्टली। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये आदमी खुद से अकेले दौड़ता, अगर वो अकेले दौड़ रहा होता तो कितना फोर्स लगाएगा? मान लो 100 न्यूटन लगा रहा है। जब वो ये ब्लॉक को अपने पीछे बांध करके तब अगर खींच रहा है तो उस केस में उतने ही एक्सेलरेशन के लिए वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अपने ही ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, अपने ऊपर, वो फिर किस पे लगा रहा है? ब्लॉक पे। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो इस केस में अभी ये 100 न्यूटन लगा रहा है, इस केस में 500 न्यूटन लगा रहा है, तो इस ब्लॉक पे 500 से कम थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा ये अपने आप को खींचेगा, थोड़ा ब्लॉक को खींचने में लगाएगा, और नेट कितना लगेगा? 500 न्यूटन। तो सवाल जो पूछ रहा है ना इसमें हॉर्स वाला पूछ रहा है कि हॉर्स जो है वो कितना फोर्स लगाएगा। तो एक बात सोचो, अगर हॉर्स जो है वो आगे कार्ट के साथ मूव कर रहा है तो वो कार्ट पे भी लगाएगा और अपने आप के ऊपर भी लगाएगा। हाँ या ना? ये चीज दोनों में मतलब डिफरेंस समझ आया? पहले हॉर्स जो है वो अपने आप के ऊपर भी लगाएगा और इस कार्ट के ऊपर भी लगाएगा। सवाल यहाँ पे पूछा गया है हॉर्स कितना लगाएगा, तो दोनों का सम जो होगा वो होगा। क्या समझ आया दोनों के मन? ये समझ आया? पहले ये चीज पूछा है, ये हमने कार्ट पे निकाला, इसमें कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना। सवाल अगर पूछा जाता कि कार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, बिल्कुल यही सवाल सही है ये चीज। लेकिन ये पूछा जा रहा है जो हॉर्स जो है वो कितना फोर्स लगाएगा। तो हॉर्स अपने आप को भी खींच रहा है और इस कार्ट को भी खींच रहा है। अब क्लियर हो गया? तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे तो उसके लिए देख लो अब यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो 15 kg का, ये 500 kg का, कितना हो गया? ये 1500 kg, दोनों को एक ब्लॉक मान लो, ये 1500 kg हो गया। दोनों जगह म्यू सेम दे रखा है क्या? दोनों जगह म्यू सेम दे रखा है, तो फिर तो मान लो 2000 kg का एक ब्लॉक है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ, नीचे की तरफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन, और इधर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा?
एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू 2000 इंटू 1। क्लियर हुआ? एफ माइनस म्यू इंटू एम जी, कितना लिखेंगे? म्यू कितना है भाई? 0.2 इंटू कितना हो जाएगा? एम कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 10 इक्वल्स टू 2000 के बराबर। क्या अब क्लियर हुआ ये चीज? देखो सवाल समझ भी आया अपने को। ये दोनों सवाल, दोनों जो पहले कैलकुलेट किया था वो क्या था हमारा? इसके ऊपर, सिर्फ कार्ट के ऊपर। अब हॉर्स कितना लगाया वो क्लियर हो गया ये, हाँ या ना ये बताओ। एक बात देखो, अगर ये इसी सवाल का एक पार्ट पूछ दिया जाता कि ब्लॉक के ऊपर या इस कार्ट के ऊपर कितना फोर्स लगता, तो वो सही था पहले 4500। लेकिन अब ये अगर पूछा जा रहा है हॉर्स, तो वो अपने आप को भी खींच रहा है और कार्ट को भी खींच रहा है, तो टोटल फोर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो यार 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 5 kg। ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है कितना? 5 kg, इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 के बराबर। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यार मुझे लग रहा है आसान सवाल है ये। थीटा की वैल्यू भी दे रखी है इनने 30, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो अब एक बार देख लो यार, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट, दोनों कौन कौन से कंपोनेंट? तो यहाँ से देखो, एक इधर की तरफ 40 cos 30 डिग्री, ऊपर के डायरेक्शन में 40 sin 30 डिग्री, नीचे के डायरेक्शन में mg जो कि कितना लगेगा? 50 न्यूटन, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। बस यहां से देख लो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कैसे करेंगे। तो मान लो एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है, तो कितना? 40 cos 30 डिग्री माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो पीछे के डायरेक्शन में आएगा, और F इक्वल्स टू क्या होगा? तो म्यू इंटू एन के बराबर। क्या सॉल्व हो जाएगा? हाँ या ना ये बताओ। यहाँ क्या किया मैंने? 40 का कंपोनेंट ले लिया cos 30, ऊपर एक 40 और sin 30, यहाँ से नॉर्मल निकल जाएगा mg 50, इधर के डायरेक्शन में 40 cos 30 माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए के बराबर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कि when a body is placed on a rough inclined plane at an angle theta to the horizontal, तो एक्सेलरेशन यहाँ से देखो ये कि ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बताओ। अब ये अगर स्लाइड कर रहा है तो देखो यार इधर की तरफ mg साइन थीटा लगेगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल, इधर के डायरेक्शन में mg cos थीटा, और पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर ये स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन a क्या होगा? तो mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर, और f की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन यानी तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के बराबर। म्यू इंटू क्या आएगा? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा स्लाइड कर रहा है तो एम यहाँ पे पुट करो, एफ की वैल्यू एम से कैंसिल आउट करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्लियर? हाँ बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं, जिसको डाउट था वो उसके लिए क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा 34 कि a block is lying on an inclined plane which makes 60 degree with horizontal। एक ब्लॉक है जो कि 60 डिग्री जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, सॉरी एक इन प्लेन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है,
और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25 के बराबर। यार इसमें पिछले वाले सवाल में बस वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। पिछला जो सवाल मैंने अभी जो डिस्कस किया 33, उसमें वैल्यू पुट करोगे यही आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि एक 40 kg का स्लैब है, वो फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे लाई कर रहा है। एक 40 kg का ये 40 kg का एक स्लैब है कोई, और इसके ऊपर जो है वो एक 10 kg का स्लैब रखा हुआ है, 10 kg का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस और म्यू के दोनों अलग अलग दे रखा है। म्यू एस 0.6, म्यू के दे रखा है 0.4 के बराबर। 10 kg का ब्लॉक है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन। एक 10 kg का ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। जी की वैल्यू हमें लेनी है 9.8। सवाल में दे रखा है ये चीज कि जी इक्वल्स टू 9.8 लेना है। तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी, ठीक है। चलो अब एक बार देखो, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन निकालना अपने को। हम मान के चलते हैं कि कोई स्टार्टिंग में हम यही मान के चलते हैं कि दोनों के बीच जो है वो कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। कोई स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तो कॉमन एक्सेलरेशन पहले कितना होगा? कॉमन एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन पहले निकाले, तो जब मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो यहां से ये किसके बराबर? तो A इक्वल्स टू F अपॉन M के बराबर। कितना? 100 न्यूटन अपॉन 50 kg, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ये मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है जो दोनों का। इससे ज्यादा, यानी अब एक बात देखो, ये तो कितने से भी मूव कर सकता है, मतलब जो 100 के हिसाब से। ये अपने पास देते हैं कि 40 kg को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए कितना फ्रिक्शन जरूरी है। पहले ये चीज देखते हैं कि एफ नीडेड कितना है। एफ नीडेड कितना? तो एक बात देखो, 40 kg का अगर आप ब्लॉक बना रहे हो 40 kg का, तो अब एक बात देखो, इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं। दोनों क्या चल रहे हैं? साथ में। तो दोनों साथ में चलेंगे तो कोई स्लिपिंग अगर नहीं होगी तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी म्यू एस इंटू कितना? एन। ये फ्रिक्शन, एक मिनट, फ्रिक्शन नीडेड पूछे था ना अपन। फ्रिक्शन नीडेड कितना है? तो 40 kg इंटू 2, 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा अपने पास? 40 इंटू 2 किसके बराबर? 80 न्यूटन के बराबर। इतने फ्रिक्शन जरूरत है हमें। इस ब्लॉक को अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर देना हो तो 80 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल कितना है। तो एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल है, एफ मैक्सिमम जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल जो फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? तो देखो यार, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है? तो म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर। ठीक है, स्टैटिक वाला देख लेते हैं। तो म्यू कितना? 0.6 इंटू मास कितना है? 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। ये लो भाई, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54 प्लस 4, 54 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 58। कितना न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम? 58.8 न्यूटन। यानी एक बात सोचो, 58.8 न्यूटन लग सकता है, लेकिन जरूरत हमें 80 न्यूटन फोर्स की है, यानी ये दोनों साथ में मूव करने वाले नहीं हैं। अब अगर साथ में मूव नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? तो दोनों के बीच स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अब अगर दोनों के बीच स्लिपिंग शुरू होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इस पे देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा?
तो म्यू के इंटू नॉर्मल, तो म्यू के इंटू नॉर्मल, तो एफ काइनेटिक जो होगा वो किसके बराबर, म्यू के 0.4 इंटू नॉर्मल कितना, तो नॉर्मल की वैल्यू हमने कितना लगाई 10 इंटू 9.8 यानी 98 न्यूटन, किसके बराबर होगा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 प्लस 3 39 39.2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर 39.2 बाई 40, बस यही आंसर होगा 40 kg का एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? रिपीट कर देते हैं एक बार, समझो एक बार ध्यान से, एक एक करके स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने ये सोचा कि दोनों अगर साथ में मूव करना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, दोनों अगर साथ में मूव करना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, तो 10 और 40 कितना 2, क्योंकि जब दोनों साथ में मूव करेंगे तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के लिए कितने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है, तो कितना 40 इंटू 2, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, तो म्यू एस ले रहा हूं मैं, ताकि अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो म्यू एस ही प्रोवाइड हो, म्यू एस ही लगेगा। तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10 इंटू 9.8, ये आया 58.8, यानी दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, यानी दोनों के बीच स्लिपिंग होगी, दोनों के बीच अगर स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 0.4 इंटू 98, वहां से एक्सेलरेशन निकल गया। चलो यार भाई, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे मेंस प्री एलिमेंट्री अब बेटा अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक भी सवाल एलिमेंट्री का नहीं बचा हुआ है। मेंस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, मुझे लग रहा है मेंस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कहाँ तक, 53 तक हो चुका है। ओ भाई 40 तक तो जाओ ही मत, कौन है 40 तक भाई, ये सब हो चुका है भाई, 45 47 48 49 50 51 52 53। एफ नीडेड में मास 40, एक बात होता ना 40 तो लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इसी को तो मूव कराएगा, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन जो कॉमन एक्सेलरेशन है। चलो अब एक बात देखो, स्प्रिंग फोर्स आप लोगों को पढ़ा दिया गया, मेंस वाले पार्ट पे आते हैं, स्प्रिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ाया गया। चलो मतलब अपने पास आप लोग नहीं कर सकते हो कहां तक 60 तक। चलो अब ये बताओ 61 से मेंस में 61 से 70 तक के डाउट्स बोलो भाई, मेंस में 61 से 70। चलो कोई नहीं, अब देखो यहाँ से, कोई नहीं ज्यादा देर बचा नहीं है, जितना होगा उतना ही देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखो, हाँ वो उतना तक पहुंचेंगे नहीं बेटा, अभी 69 तक। देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 61 में ये दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक मैन का जो ये एक्सेलरेशन वेट दे रखा है, ठीक है, एक मैन का जो वेट दे रखा है वो मान लो ऊपर नॉर्मल हो गया, नीचे mg हो गया, ठीक है। जब ये स्टेशनरी लिफ्ट में है तो n इक्वल्स टू क्या होगा, n1 मान लो पहले, तो n1 इक्वल्स टू mg के बराबर होगा, ठीक है, n1 इक्वल्स टू क्या होगा mg के बराबर, ठीक है। 61 भेज दिया था मैंने, अब चलो शुरू कर लिए तो कर ही देते। n1 इक्वल्स टू mg होगा, जब ये नीचे a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जब ये नीचे जो है वो a एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा कि यहां से नीचे की तरफ mg होगा और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल n2 मान लो, क्या आएगा mg माइनस n2 इक्वल्स टू m इंटू a के बराबर, यहां से n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो m इंटू g माइनस a के बराबर। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि n1 इज टू n2 जो दे रखा है वो 3:2 के बराबर दे रखा है, तो बस यहां से आप वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है।
सूडो यार अब जरूरी थोड़ी आप अंदर बैठोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तब सूडो लगाओगे ना, बाहर से देख रहे हैं तो सूडो क्यों लगा देंगे। चलो क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62। यहाँ देखो 62 में देखें, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ फ्लोर, ठीक है, एक ब्लॉक है जो कि हमने क्या किया है, रफ फ्लोर पे प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है, एक कोई भी ब्लॉक है जो हमारा कहाँ पे है, रफ फ्लोर पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब एक बात देखो, इसमें एन हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है इधर के डायरेक्शन में। क्या बोला गया कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ बाई द फ्लोर ऑन द ब्लॉक इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड, ठीक है, मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो है, एफ की वैल्यू जो है ना, वो हमने मेजर की है डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ के लिए। अब एक बात समझो, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री। यहाँ से देखो ये बोला गया है कि एफ और स्मॉल एफ के बीच जो है कैपिटल एफ और कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बीच का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब एक बार देखो, ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं हमेशा, स्ट्रेट लाइन हमेशा होता नहीं है ये चीज, ये क्या होता है अपने पास, ये जैसे ही अगर बढ़ाते अपने पास तो पहले ये क्या होगा, पहले तो ठीक है भाई दोनों बराबर लगेगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, ये अपना बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री, गलत। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री फॉर स्मॉल एफ, बिल्कुल। अगर मान लो, अगर मान लो एफ जो है वो स्मॉल है, एफ क्या है, स्मॉल है, तो वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस फॉर लार्जर एफ, यहाँ से देखो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये आपको ग्राफ ऐसा ड्रॉ भी करवाया गया होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये कैपिटल एफ, ग्राफ पहले ऐसे जाता है, फिर ये थोड़ा सा किंक आता है और उसके बाद ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो सही बात है कि ये ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन उसके बाद पैरेलल टू एफ एक्सिस, सी सही है। देयर इज ए स्मॉल किंक ऑन द ग्राफ, सही है भाई, ठीक है, क्लियर ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 के बराबर। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, हमें स्टेटमेंट जो निकाला गया अपने पास दो बॉडी के बीच के फ्रिक्शन के बारे में बताया गया। पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज काइनेटिक, ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन, देखो ऑलवेज ग्रेटर देन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये क्या बोला गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सी और डी तो करेक्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, सी और डी तो करेक्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से ज्यादा होगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम को भी कभी होगा भी नहीं, सी और डी करेक्ट है। ए और बी में अगर देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो इसका मैं एक बार देख लूंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ से देख तो सकते हैं याद से, हाँ एक मिनट देखो हो जाएगा यार। पहला देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है ना, पहला ऑप्शन देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये अगर ग्राफ, सही बात है, यहाँ से देखो अगर कुछ इस तरीके का आता है ऐसा ग्राफ, तो ये मान लो ये भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, तो ये काइनेटिक से तो ऑलवेज ग्रेटर है नहीं। ये जो पार्ट जो हुआ वो भी हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से ज्यादा तो है नहीं,
तो पहला तो गलत होगा। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता ही है, सही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तो होता ही है ज्यादा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक से ज्यादा होता ही है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो काइनेटिक से ज्यादा ही होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन नेवर लेस देन, बिल्कुल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वही तो हमारा। अरे एक बात देखो ना यार, म्यू के एक बात देखो ना, म्यू एस इंटू जो आएगा एन की वैल्यू, ये चीज देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूज हो रहा है ना तुम कि सर जब म्यू एस ज्यादा होगा तो स्टैटिक भी तो ज्यादा होना चाहिए हमेशा। एक बात ऐसे देखो कि यहाँ पे मान लो कि म्यू एस की वैल्यू, ये चीज तो पता होगी, म्यू एस इक्वल टू मान लो अगर 0.4 है तो म्यू के उससे कम आया 0.3। ये मान लो 10 केजी का ब्लॉक है, तो इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 इंटू कितना 100 के बराबर, यानी 40 न्यूटन के बराबर लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। समझो यहाँ बात को, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो मैक्स 40 न्यूटन होगा। क्या यहाँ 30 न्यूटन स्टैटिक हो सकता है क्या? अगर मैं 30 न्यूटन लगाऊं तो स्टैटिक कितना लगेगा? 30। अगर मैं 20 न्यूटन लगाऊं तो स्टैटिक कितना? अगर मैं 20 न्यूटन लगाऊं एक्सटर्नल फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, किसके बराबर? 20 न्यूटन होगा। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है कितना? 30 न्यूटन। अब एक बात देखो, ये काइनेटिक 30 है, यहाँ पे स्टैटिक कितना हो गया? 20। कम ही तो हो गया। एडजस्टिंग है, बिल्कुल एडजस्टिंग है तो हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी, सी और डी पार्ट। ऑप्शन कौन सा सही है? बी, सी और डी पार्ट। 64 डाउट है क्या? बी क्यों करेक्ट होगा? तो बी तो भाई ये हमेशा म्यू एस जो होता है, जो इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेस के बीच में, तो जब रेस्ट पे रहेगा वो तो ज्यादा होता ही है जब अगर मूव करने लगेगा। 64 डाउट है क्या? कोएफिशिएंट इक्वल देखो एक्चुअल में कभी एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, वो हम लोग सवाल में एक वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, उस समय हम यूज कर लेते हैं, ना कि होता है वो। अगर ये क्वेश्चन में भले एक दिया हुआ रहता है कि हाँ यार एक ही वैल्यू दिया हुआ रहे, लेकिन एक्चुअल में कभी भी वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। 64 बोलो, डाउट तो नहीं होगा। 64, जो फ्रिक्शन होगा वही टेंशन के बराबर है, जो फ्रिक्शन है वही टेंशन के बराबर होगा। एक बात सोचो जरा, आप रस्सी जो है ना, आप यही कंफ्यूज हो गए फ्रिक्शन और टेंशन में। ये अब एक बात सोचो कि ये रस्सी है, अगर ये स्लिपरी है, बिल्कुल स्मूथ है, क्या आप इसको होल्ड करके रेस्ट पे रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। क्यों भाई? मैं अब आप बोलो, ये जो फ्रिक्शन आता है इस रोप के, सॉरी टेंशन आता है, वो इस रोप और हमारे हाथ के बीच के फ्रिक्शन के कारण ही आता है, और वो जो टेंशन होगा वो फ्रिक्शन के बराबर ही होता है, ठीक है। तो टेंशन जो आएगा वही फ्रिक्शन फोर्स होगा, वहां से निकाल सकते हो। 65 मैंने क्लास भेज चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, सॉरी 66, 65 में भेज चुका हूं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 66 देखो। 66 कि a block A is kept on an inclined surface just begins to slide। यहां से देखो एक ब्लॉक A है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री। द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्लॉक ऑफ मास B। ये पहले A है, बाद में हमने इसको इंटरचेंज करके एक दूसरा ब्लॉक B ले लिया, and it is found that it just begins to slide if the angle of inclination is 40 degree। if angle of inclination is 40 degree, ये बोला जा रहा है कि आपको जब अगर एक ए ब्लॉक रखा है अपन ने, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जस्ट वो स्लाइड करना शुरू हुआ 30 पे, बी वाला कब स्लाइड कर रहा है? 40 पे, ठीक है। तो एक बात सोचो, यहां से जब स्लाइड करना शुरू होता है तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई? म्यू के बराबर। जो म्यू होता है वो दोनों सरफेस, जो ब्लॉक रखा है उस पर और जिस सरफेस पे रखा है उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। तो यार इस हिसाब से अगर ये दोनों ब्लॉक की जो रफनेस रहती, ये जो ब्लॉक ए की रफनेस रहती और ब्लॉक बी की रफनेस वो अलग अलग है यहाँ पे, इसीलिए म्यू चेंज हो जा रहा है, इसीलिए थीटा चेंज हो रहा है। मास के साथ इसका कोई
कनेक्शन नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ये जो ब्लॉक ए रखा गया वो 30 पे स्लाइड कर रहा है, 40 वाले में, सॉरी बी वाले में 40 पे करना शुरू हो रहा है। अब रफनेस चेंज हो गई होगी, रफनेस चेंज होने के कारण क्या होगा कि म्यू की वैल्यू चेंज तो थीटा चेंज। ये रफनेस पे जो म्यू पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करेगा, तो इस ब्लॉक की रफनेस और इस सरफेस की रफनेस उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मास पे क्या डिपेंड करता है? जो ये हमारा जो आता है अपने पास tan थीटा यू इक्वल्स टू म्यू रिलेशन आपको पढ़ाया गया होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू जो रहेगा वो अपने पास मास पे थोड़ी डिपेंड करता है। नहीं नहीं, चलो अब क्लियर हो गया। चलो अब एक बार देखो, अब 67 से जो है ना कल स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, मुझे लग रहा है अब कल जो है आपका, मैंने जेई एडवांस में भी कुछ कहाँ तक कर दिए थे मैंने, कल आपका जेई एडवांस जो होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा। कल जो है वो जेई एडवांस कंप्लीट हो जाएगा आपका।